चलो सब लोग लिखना शुरू करो। टॉपिक का नाम है बेटा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने करा टाइम वैल्यू ऑफ मनी, सेकंड किया हम लोगों ने वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी, और अब हम थर्ड चैप्टर आज शुरू कर रहे हैं। इसका नाम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। लिखना शुरू करिए। सबसे पहले कंसेप्ट 1, इसमें पढ़ेंगे बेटा इसका इंट्रोडक्शन। कंसेप्ट 1 इंट्रोडक्शन लिखिए। कॉस्ट ऑफ कैपिटल is the discount rate which we use in time value of money. Cost of capital is discount rate which we use in time value of money and valuation of security. ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट में लिखिए अंडर दिस चैप्टर we will use following term for discount rate. Following term for discount rate लिखिए। For equity KE, ये होगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी। फॉर डिवेंचर KD, कॉस्ट ऑफ डेट। फॉर प्रेफरेंस शेयर KP, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर एटसेट्रा। बहुत सारे हैं, अब एक एक करके तो पढ़ना ही है। आगे लिखिए एक नोट। नोट में लिखेंगे वी आर डूइंग this chapter from company's point of view. As well as investors' point of view. सेकंड पॉइंट लिखिए कंपनी इज कैलकुलेटिंग कॉस्ट टू बी पेड ऑन कैपिटल which company received from various parties like equity shareholder, preference shareholder, equity shareholder,
preference shareholder, long term loan, from bank, investor is calculating return received from their capital which is invested in the company which is invested in the company. आगे लिखिएगा, in short, cost to company is return for investor. फोर्थ पॉइंट लिखेंगे, sometimes due to existence of taxation, brokerage, and other cost to company and return for investor may be different. आगे लिखेंगे बेटा, कंसेप्ट नंबर 2, different types of issue of securities. Different types of issue of securities. लिखो, लिखिए, securities can be issued at par, issued at par, ब्रैकेट में लिखेंगे फेस वैल्यू, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, at par, at premium and at discount. डन बेटा, आगे लिखो कंसेप्ट 3, फिर मैं समझाऊं। कंसेप्ट 3 लिखिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिडीमेबल वैल्यू
ब्रैकेट में लिखेंगे मैच्योरिटी वैल्यू, different types of redeemable value, maturity value. लिखिए, securities can be matured in following manner. At par, at premium, at discount. If question is silent, always assume redeemable at par. Always assume redeemable at par. Concept 4. Flotation cost या इसी का नाम है इश्यू कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट या इसी का नाम है बेटा इश्यू कॉस्ट। लिखिएगा, फ्लोटेशन कॉस्ट are those costs which are incurred at the time of issue of new securities, like brokerage cost, commission cost, underwriting expenses, etc. ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, it is always applicable in case of new issue and not on existing securities. थर्ड पॉइंट लिखेंगे, इन केस फ्लोटेशन कॉस्ट इज गिवन in question then in such case issue price must be taken after deducting flotation cost. We should take, it means we should take net proceed
concept 5, concept of tax saving. कंसेप्ट 5, इसका नाम है कंसेप्ट ऑफ टैक्स सेविंग। लिखिए पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट हेल्प्स द कंपनी इन टैक्स सेविंग net cost to company can be calculated as interest amount into 1 minus tax rate. Interest amount into 1 minus tax rate. हो गया? चलो अब एक्सप्लेन कर रहा हूं बेटा, देखना सारा लॉजिक सीखो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो स्क्रीन पे देखिए, आज बेटा हम लोगों ने टॉपिक शुरू किया अपना कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब ये है क्या जरा देखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए स्क्रीन पे, अब जो कुछ लिखना था लिख लिया है, एकदम ध्यान से सुनना। शुरू करें? देखो स्क्रीन पे, अब ये बताओ बेटा, चाहे कोई नई कंपनी हो या कोई पुरानी कंपनी हो बेटा, सबको पैसे की जरूरत होती है। अगर नई कंपनी है तो अपना बिजनेस शुरू करने के लिए उसको पैसा चाहिए, पुरानी कंपनी है तो अपने बिजनेस को एक्सपैंड और मॉडर्नाइज करने के लिए पैसा चाहिए। किसको? ओल्ड कंपनी को। चाहिए कि नहीं चाहिए बताओ? अब आगे बेटा, कंपनी ये पैसे दो जगह से लेके आती है, और भी चीजें होती हैं, अभी दो से बात समझ में आ जाएगी। जिसको आप बोलते हो कैपिटल, जो पैसा कंपनी में लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल ही तो बोलते हैं। अब देखो, तो मैंने आपके सामने ये पॉइंट रखा, मैंने कहा चाहे नई कंपनी हो चाहे पुरानी कंपनी हो, सभी को पैसे की जरूरत पड़ती है। नई कंपनी को पैसे की जरूरत इसलिए है क्योंकि उसको अपना बिजनेस शुरू करना है। पुरानी कंपनी को अपने पैसे की जरूरत इसलिए है क्योंकि उसको अपने बिजनेस को क्या करना है? मॉडर्नाइज करना है, एक्सपेंड करना है। अच्छा, अब ये देखो, अब ये पैसे ये लोग लाएं कहां से? तो बेटा मैं कौन से पैसे की बात कर रहा हूं? लॉन्ग टर्म फंड्स की। किसकी? लॉन्ग टर्म फंड्स की। मैं थोड़े दिन के लिए पैसे नहीं चाहिए, हमें ज्यादा दिन के लिए पैसे चाहिए। थोड़े दिन के लिए पैसे किस चैप्टर में चाहिए? वर्किंग कैपिटल चैप्टर में। किसमें? वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी क्या होती है? जो 12 महीने के लिए उधार लेते हो वही तो होती है ना। तो हम 12 महीने नहीं, हम ज्यादा दिन के लिए हमें पैसे चाहिए, तो पैसे हम कहां से लाएंगे? तो बेटा हमारा एफएम कहता है दो जगह से पैसे लाएंगे। ध्यान से मेरी बात सुनना, एक इक्विटी से और एक डेट से। कहां कहां से बताना? इक्विटी से और डेट से। इक्विटी का मतलब हो गया कि हम लोग किसी को अपनी कंपनी में मालिक बना दें, और इसका मतलब हुआ हम किसी से लोन ले लें। दो जगह से हम पैसे ला सकते हैं। बात समझ आ रही है? अब बताओ,
अगर किसी को अपनी कंपनी में मालिक बनाओगे तो आप सभी बच्चों को पता है बेटा, कहने के लिए ही सही, प्रेफरेंस शेयर भी तो मालिक होता है। तो दो जगह से पैसे ला सकते हो, या तो इक्विटी शेयर इशू कर दो वहां से पैसे लाओ, या तो प्रेफरेंस शेयर इशू कर दो वहां से पैसे लाओ। समझ आ रही बात? अब मुझे बताओ दूसरा, अगर आप लोन मतलब डेट से पैसे लोगे तो आपके पास क्या क्या तरीके हैं। पहला, या तो बैंक से लोन ले लो, या कोई डिबेंचर इशू कर दो, या कोई बॉन्ड इशू कर दो, यहां से पैसे लेके आओ, यहीं से पैसे ला सकते हो। अब मुझे बताओ, अगर आप इक्विटी से पैसे लेते हो बेटा, तो क्या इनको डिविडेंड नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा कि नहीं? बिल्कुल देना पड़ेगा। प्रेफरेंस से पैसे लोगे तो इनको डिविडेंड देना होगा। अच्छा, आगे बढ़ना। अगर बैंक से लोन लोगे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, डिबेंचर से पैसे लोगे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बॉन्ड इशू करोगे बेटा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये बताओ, हर पैसे की एक कीमत है। 2 मिनट के लिए इक्विटी को मैं हाइड कर देता हूं, जैसे इक्विटी तो रिफंड होता नहीं, बाकी सबके ये सब जो है प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल होते हैं कि नहीं। मैंने प्रेफरेंस शेयर आपको इशू किया, आपने 100 रुपए मुझे दे दिया, तो जब तक 100 रुपए आपका मैं यूज कर रहा हूं तब तक आपको मैं डिविडेंड दूंगा, फिर एक समय पे आपके पैसे लौटा दूंगा। तो आपका पैसा अपने पास रखने की मुझे कॉस्ट क्या आई? डिविडेंड। अगर मैंने बेटा आपसे लोन लिया, डिबेंचर इशू किया, बॉन्ड इशू किया, तो ये सब क्या होते हैं? रिडीमेबल। जब तक आपका पैसा अपने पास रखूंगा तब तक आपको ब्याज दूंगा, और जब समय पूरा हो जाएगा तो आपके पैसे आपको लौटा दूंगा। तो आपके पैसे अपने पास रखने की मुझे कीमत क्या आई? इंटरेस्ट। बोलो। तो जब भी हम लोन से पैसे लेते हैं बेटा, तो हमें जो कॉस्ट आती है वो क्या है? इंटरेस्ट। जब भी हम इक्विटी से पैसे लेते हैं तो हमें जो कॉस्ट आती है वो क्या होती है? डिविडेंड। क्या होती है? अब इक्विटी शेयर कैपिटल को 2 मिनट के लिए भूल जाओ, तो अब बताओ, इनमें से कहीं से भी पैसे लाओगे, जैसे मैंने इन सब से 100-100 रुपए लिए, एज्यूम करो सबसे 100-100 रुपए लिए, तो ये 100-100 तो मुझे वापस करना ही है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन इंटरेस्ट और डिविडेंड अलग से देना है। तो क्या मैं बोल सकता हूं ये पैसा अपने पास रखने की ये कॉस्ट है? अगर ये कैपिटल है तो ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं हुआ। समझे? इसी को हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कोई डाउट? ठीक है, इसी को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो हमने, हमारे चैप्टर का भी नाम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो मैंने अभी खाली चैप्टर के नाम का मतलब आपको बताया क्या होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है? शॉर्टकट में देखो फटाफट। किसी भी कंपनी को अपना बिजनेस करने के लिए, नई हो या पुरानी, पैसे की आवश्यकता है। पैसे कौन से? लॉन्ग टर्म के शॉर्ट टर्म? कहां कहां से आएगा? डेट एंड इक्विटी। इक्विटी का मतलब किसी को मालिक बना लो कंपनी में, चाहे इक्विटी शेयर इशू करके, चाहे प्रेफरेंस शेयर। और डेट का मतलब लोन कहां कहां से ले सकते हो? डिवेंचर से, बॉन्ड से, बैंक लोन है ना, वहां से। और इक्विटी, अगर इक्विटी से पैसे उठाए बेटा, तो जो पैसे उठाए वो तो वापस करने ही होंगे, क्या एक्स्ट्रा देना होगा? डिविडेंड। लोन से पैसे लिए तो जो लोन लिया है वो तो देना ही पड़ेगा, क्या एक्स्ट्रा देना होगा? डिविडेंड, सॉरी इंटरेस्ट। तो अब ये जो इंटरेस्ट है और ये जो डिविडेंड है, इसी को हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या बोलेंगे? ठीक है। और देखो, अब इक्विटी का जो डिविडेंड है उसको बोलेंगे KE। क्या बोलेंगे बेटा? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब जहां से भी ये चैप्टर है उन्होंने कॉस्ट को K वर्ड से लिखा, C से नहीं। ठीक है। प्रेफरेंस शेयर को लिखेंगे KP, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। फिर KD, कॉस्ट ऑफ डेट। KD, कॉस्ट ऑफ डेट। KD, कॉस्ट ऑफ डेट। है तो सब डेट ही। समझे? ज्यादातर लोन नहीं मिलता हम लोग को, डिवेंचर और बॉन्ड मिलता है। क्यों बताओ? बैंक मैक्सिमम कितने दिन का लोन करता है? हाउसिंग लोन होता है 20-25 साल का। बोलो बेटा। उसके पहले जितने भी लोन है वो तो 6 साल, 7 साल, 10 साल के लिए होते हैं ना। तो ज्यादातर कंपनीज क्या करती है? ये वाला लोन नहीं लेती, बल्कि इनकी लाइफ उससे ज्यादा होती है ना। लोन ही लेना है तो डिवेंचर इशू कर दो, बॉन्ड इशू कर दो, वो और ज्यादा दिन के लिए मिल जाएंगे। मेरी बात समझ में आई बेटा? तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब बताओ, पहले सबको ये बात समझ में आई? तो ये है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। पढ़ो जरा क्या लिखा मैंने, स्क्रीन पे देखिए। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द डिस्काउंट रेट विच वी यूज इन टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी। बेटा 2 चैप्टर पढ़ा के खत्म कर दिए, वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी और टाइम वैल्यू ऑफ मनी। देखो, जैसे वैल्यूएशन की बात आती थी, हम एक रेट से प्रेजेंट वैल्यू निकालते थे। यही जो रेट है, शॉर्टकट में ऐसे भी समझ सकते हो, यही कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। समझ आए? यही क्या है?
कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, शॉर्टकट में ऐसे भी समझ सकते हो, लेकिन अब डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। अब यहां हमने लिखा इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, और भी तमाम सारी चीजें आएंगी, तो एक एक करके पढ़ेंगे। बताओ पहले इतनी बात सबको क्लियर हुई? ठीक है, अगला पॉइंट सुनो, देखो मेरी तरफ अब। अगला पॉइंट ये है बेटा, अब आप मेरे से पूछ सकते हो, देखो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। बताओ बेटा, जब कंपनी इक्विटी शेयर बेचेगी तो इन्वेस्टर इक्विटी शेयर खरीदेगा। जो इक्विटी शेयर खरीद रहा है वो कौन हो गया? इन्वेस्टर हुआ। जवाब दो। जो प्रेफरेंस शेयर खरीदेगा वो क्या हो गया? इन्वेस्टर हुआ। जो बेटा बॉन्ड खरीदेगा या लोन देगा कंपनी को या डिबेंचर खरीदेगा, वो सब कौन हुए? इन्वेस्टर हुए। बोलो सब लोग, इन्वेस्टर हुए कि नहीं हुए? तो अब सवाल ये उठता है कि सर ये चैप्टर हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं? जैसे किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं? भाई अगर कंपनी के हिसाब से देखें तो डिविडेंड कंपनी के लिए कॉस्ट है, और इन्वेस्टर के लिए देखें तो वही उसी डिविडेंड की लालच में ही तो पैसे लगाता है। बोलो, जैसे हम लोग अकाउंट में नहीं पढ़ते, हर डेबिट का एक क्रेडिट है और हर क्रेडिट का एक टू फोल्ड एस्पेक्ट आता है, वैसे यहां भी तो है, जो किसी के लिए कॉस्ट है वही तो दूसरे के लिए आमदनी है। तो अब सवाल आता है हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं? हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं या इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं? तो बेटा हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। बोलो बात समझ में आई? अच्छा, अब यहां पे एक डाउट आता है। क्या डाउट आता है? देखो मेरी तरफ, अभी कुछ लिखना उठना नहीं है, एकदम ध्यान से बात सुनते जाओ। बताओ बेटा, जैसे अब यहां पे एक डाउट आता है कि ये जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम लोग पढ़ते हैं, ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं? क्या मैंने बताया? किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब एक बात आती है, क्या बात आती है? जैसे बताओ, आपने यहां पे एडमिशन लिया, आपने फीस दी बेटा, जो फीस आपने दी वो आपके लिए कॉस्ट है, मेरे लिए वही इनकम है। बोलो, अब ये बताओ, जितना आपने दिया वही तो मुझे मिला। जवाब दो। तो अब एक बात ये आती है, सर जितना कंपनी डिविडेंड देगी वही तो इन्वेस्टर को मिलेगा, तो इसमें क्या बात है कि कंपनी की तरफ से देख रहे हैं कि इन्वेस्टर की तरफ से देख रहे हैं? अरे जितना अगले ने दिया वही दूसरे पार्टी को मिला। बोलो, तो बेटा उतना नहीं होता। आप बताओ, जो मुझे आप फीस देते हो उसमें से कुछ मुझे टैक्सेस पे करने होंगे, वो सब मेरी इनकम थोड़े ना है। मुझे कुछ टैक्सेस पे करने होंगे, कुछ और ड्यूटीज होंगी जो मुझे पे करनी होंगी, कुछ लाइबिलिटीज, फिर जो नेट बचता होगा वो हुआ ना। बोलो बात समझ आई? जैसे मान लो किसी स्टूडेंट ने फीस ऑनलाइन पे कर दी, तो क्या हुआ? वो 2 दिन 3 दिन बाद आना है, 7 to 8% वो लोग डिडक्ट करके तब देते हैं, तब तो वो अकाउंट में आएगा। अब उसके तो वो जो 7 to 8% हुआ उसको बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। क्या बोलेंगे? और फिर जो अकाउंट में आएगा उस पर टैक्सेस अलग पे होंगे, तो जो बचा वो हुआ ना मेरा। समझ बात आई? तो देखो, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ, अब जैसे आप तो ये देखोगे आपने एक पर्टिकुलर एक्स अमाउंट मुझे पे किया, लेकिन मुझे एक्स नहीं मिला, मुझे एक्स में से कुछ कम होके मिला, तो दोनों तरफ से जब देखेंगे तो दोनों के जो लेन देन तो एक ही है, लेकिन मिलता और कंपनी पे करेगी कुछ और इन्वेस्टर को मिलेगा कुछ और। मेरी बात समझ आई? बोलो, तो ये हम दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, लेकिन ज्यादातर हम लोग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं? इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू। बोलो, ये बात समझ में आई? कि कहने के लिए तो जैसे मान लो कंपनी ने 100 रुपए का डिविडेंड दिया, तो कहने के लिए तो 100 रुपए की ट्रांजैक्शन हुई, लेकिन 100 इन्वेस्टर अगर देता है तो 100 कंपनी को नहीं मिलता, 100 कंपनी देगी तो 100 इन्वेस्टर को नहीं मिलता, बीच में और तमाम सारी बातें होती हैं। समझ आई बात? जैसे एक छोटी सी बात सुनो, बताओ किसी कंपनी ने 10 रुपए का इक्विटी शेयर इशू किया, तो कंपनी को एक इक्विटी शेयर पे कितना पैसा मिलेगा? 10 रुपए, ऐसा आपको लगता है? ये बताओ, एडवर्टीजमेंट कौन करेगा? अंडर राइटर को 2.5% कौन देगा? सीधे 10 रुपए में से 2.5 रुपए कट गया, आते आते कंपनी को मिलेगा 6 रुपए, और फिर कंपनी डिविडेंड किस पे देगी? 10 पे। समझ आया? अब इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो उसने तो 10 रुपए लगाए, लेकिन कंपनी को देखो तो कंपनी को तो 6 रुपए मिला, तो कंपनी 6 रुपए पे कॉस्ट निकालेगी, इन्वेस्टर किस पे डिविडेंड निकालेगा? 10 रुपए पे। बात वही है, लेकिन मतलब लॉजिक अलग अलग है। बात समझ में आई? ये बात भी मैंने यहां पे लिखवा दी। देखिए स्क्रीन पे क्या लिखा है, यहां लिखा हमने, वी आर डूइंग दिस चैप्टर फ्रॉम कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू। हम दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। किसके किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा? कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से और इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। कंपनी इज कैलकुलेटिंग कॉस्ट टू बी पेड ऑन कैपिटल which company received from various parties like equity, preference and long term loan.
कंपनी तो ये निकालती है कि जो पैसा हमने लोगों से लिया है उस पर हमें कितना एक्स्ट्रा देना होगा। इन्वेस्टर इज कैलकुलेटिंग रिटर्न रिसीव फ्रॉम देयर कैपिटल विच इज इन्वेस्टेड इन द कंपनी। और इन्वेस्टर कैसे निकालता है बेटा कि उसको कितना पैसा कंपनी से मिला। आप बताओ, इन्वेस्टर को जो डिविडेंड मिलता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, टैक्स लगवा देते हो कि नहीं उस पर? तो कौन सा, मान लो कंपनी ने 10 रुपए का डिविडेंड दिया तो 10 उसको मिल ही जाना है। बोलो, समझ आई बात? तो दोनों का देखने का नजरिया अलग अलग है। तो जो कंपनी के लिए कॉस्ट है वही इन्वेस्टर के लिए क्या है, रिटर्न है। ये बात मैंने आपको बताई। बोलो, पहले इतनी बात समझ आई? अब क्या है, ये अलग अलग क्यों होता है? स्क्रीन पे देखो, कंपनी कुछ और देती है, इन्वेस्टर को कुछ और मिलता है। इन्वेस्टर कुछ और देता है, कंपनी को कुछ और मिलता है। क्यों? टैक्स की वजह से, ब्रोकरेज की वजह से, अदर कॉस्ट की वजह से। जैसे मैंने बताया नहीं, 10 रुपए का इक्विटी शेयर अगर इन्वेस्टर ने खरीदा तो कंपनी तक 10 रुपए नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे बेटा? अंडर राइटर की कमीशन आएगी, फ्लोटेशन कॉस्ट आएगी। फ्लोटेशन मतलब शेयर इश्यू एक्सपेंसेस आएंगे ना। तो ये सबका अलग अलग होता है। अब बताओ, पहले यहां तक बात समझ में आई? हर कंपनी को पैसे की जरूरत होती है। पैसे कहां कहां से आएंगे? लॉन्ग टर्म वाले, डेट से, और बोलो सब लोग, डेट से। और डेट से पैसे लिए तो उसकी कॉस्ट क्या होगी? इंटरेस्ट। इक्विटी से पैसे लिए तो उसकी कॉस्ट क्या होगी? डिविडेंड। जो कंपनी के लिए कॉस्ट है वही इन्वेस्टर के लिए क्या है? रिटर्न है। लेकिन कंपनी कुछ और पे करेगी। जब कंपनी 10 रुपए पे करेगी तो इन्वेस्टर को कुछ और मिलेगा, और जब इन्वेस्टर 10 रुपए पे करेगा तो कंपनी को कुछ और मिलेगा। तो किसको क्या मिलेगा एग्जैक्टली वो चीज हम लोग यहां पे कैलकुलेट करने जा रहे हैं। बोलो, क्लियर है? आगे पढ़िए नेक्स्ट। अब ये देखो, यहां हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, ये बेसिकली हम पढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, कॉस्ट ऑफ डेट। बोलो, क्या क्या पढ़ोगे? कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस और कॉस्ट ऑफ, मतलब और भी चीजें आएंगी। बेसिकली हम लोग यही पढ़ेंगे। अब आगे इधर देखो, प्रेफरेंस कितने टाइप का होता है? कौन कौन सा? रिडीमेबल। डेट कितने टाइप का होता है? डिबेंचर या बॉन्ड? कौन कौन सा? रिडीमेबल एंड इररिड। कल पढ़ा था, मैंने लिखवाया था, टाटा पावर ने और तमाम सारी कंपनीज ने इररिडीमेबल बॉन्ड इशू किए हैं। तो अब सुनो बेटा, तो इसी में वैरायटी बढ़ती चली जाएगी, लेकिन लगभग लगभग हमें यही चीज पढ़नी है। अब बताओ, कॉस्ट ऑफ इक्विटी को किससे प्रेजेंट करते हो? कॉस्ट ऑफ डेट को, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर को केपी से हम लोग प्रेजेंट करते हैं। आई बात समझे? अब अगली बात देखो बेटा, मैं आपको धीरे धीरे क्वेश्चन के लिए तैयार कर रहा हूं। तो अब देखो क्या लिखा है। अब आगे लिखा आपने, आगे लिखा डिफरेंट टाइप्स ऑफ इश्यू ऑफ सिक्योरिटी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इश्यू ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इश्यू ऑफ सिक्योरिटी। जरा एक मिनट डिबेंचर के बारे में सोचो सब लोग। किसके बारे में? मैं जो पहला टॉपिक शुरू करने जा रहा हूं वो डिबेंचर शुरू करने जा रहा हूं। कौन सा? डिबेंचर। ठीक है, अब इधर देखो, मेरी तरफ देखो। फाउंडेशन में क्या पढ़ा था? डिबेंचर इशूड एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम, इशूड एट डिस्काउंट। मतलब 6-7 केसेस बनते थे। तो कहने का मतलब मोटे मोटे तौर पे देखें तो ऐसा होगा, हम सिक्योरिटी को पार पे इशू करते हैं, प्रीमियम पे इशू करते हैं और डिस्काउंट पे इशू करते हैं। करते हो कि नहीं? बोलो सब लोग। सिक्योरिटी को किस पे इशू करोगे? पहला, दूसरा, तीसरा। सिक्योरिटी का मतलब अभी मैं किसकी बात कर रहा हूं? डिबेंचर और बॉन्ड। क्योंकि इक्विटी तो कभी डिस्काउंट पे होगा नहीं। इक्विटी कभी होता है री इश्यू होता है, फ्रेश इश्यू नहीं होता। ठीक है, अब आगे देखो। और रिडीम किस पे होगा? रिडीम भी 3 चीजों पे होता है। किस पे? कभी कभी पार पे, कभी कभी प्रीमियम पे, कभी कभी डिस्काउंट पे। ठीक है, आगे पढ़ो नेक्स्ट। जब क्वेश्चन में कुछ ना लिखा होगा तो हम लोग मान के चलेंगे रिडीम किस पे होगा? पार पे। किस पे होगा? अब बताओ फिर से, सिक्योरिटी किस पे इश्यू हो सकती है? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। और रिडीम किस पे होगी? नंबर 1 पार पे, नंबर 2, नंबर 3 डिस्काउंट पे। ठीक है, अब अगली बात बेटा, फ्लोटेशन कॉस्ट क्या है? जितना बढ़िया ये समझोगे उतना तेजी से सवाल लगेंगे। समझ में? अब क्वेश्चन के लिए आपको मैं प्रिपेयर कर रहा हूं। बताओ मुझे, अब ये क्या हेडिंग का नाम क्या है? अभी समझाया था। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या है? मैंने क्या बोला?
आप मुझे अगर कोई फीस डिपॉजिट करते हो, जैसे ऑनलाइन किसी स्टूडेंट ने ऐप परचेज कर लिया, तो क्या करेंगे बेटा, वो लोग 7 to 8% डिडक्ट कर लेंगे, फिर पैसे भी देंगे 3 दिन बाद, वो भी देंगे अकाउंट में, अकाउंट में आते ही क्या लग गया, जीएसटी, फिर उस पे इनकम टैक्स अलग लगा, तो आते आते फिर बहुत कम पैसे मिले ना, तो जो नेट हमारे पास आया मेरे लिए वो इनकम है, बीच में जो पैसे कट गए उसी को बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। क्या बोलेंगे? तो वैसे कंपनी के साथ होता है, कंपनी डिवेंचर इशू करेगी, कंपनी बॉन्ड इशू करेगी, तो जितने का डिवेंचर या बॉन्ड इशू करते हैं, 100 का डिवेंचर इशू किया तो 100 मिलेगा कहां, 100 में से 5% तो लीगल अंडरराइटर का कमीशन है, लॉ में पढ़ते हो आप बच्चे, बोलो बेटा, 5% तो वो ले जाएगा, टैक्सेस, एडवर्टीजमेंट के खर्चे, अदर इश्यू एक्सपेंसेस और आएंगे। बताओ सब लोग, डिस्काउंट पे दिया तो वो भी खर्चा है। मान लो मैंने 100 रुपए का डिवेंचर इशू किया, सब बच्चे देखो, 100 रुपए का डिवेंचर इशू किया, अब हर एक डिवेंचर पे इशू करने का ही 10 रुपए का खर्चा आ गया, तो 100 में से 10 तो ऐसे ही हटा दो, कितना बचा, 90। अंडरराइटर हायर करना पड़ेगा, 5 वो ले जाएगा, 5 और कट गए, कितना हुआ, 85। बोलो बेटा, 85 हुआ, तो वो 85 मेरे पास आएगा ना, अब उस 85 को मैं यूज करूंगा, और यूज करने के बाद मुझे इंटरेस्ट किस पे देना है, 100 पे, समझ आए? तो व्हाट इज, तो अब बताओ मैं कॉस्ट किस पे निकालूं, क्या ज्यादा लॉजिकल है, मैं 100 पे निकालूं कि 85 पे, किस पे, 85 पे, समझ आए? उसको हम बोलते हैं नेट प्रोसीड। क्या बोलते हैं? नेट प्रोसीड। तो हम लोग अपने पास जब क्वेश्चंस लगाएंगे तो हम लोग नेट प्रोसीड का यूज करेंगे, ये देखो यहां लिखा है एकदम आखिरी में, इसी को बोलते हैं नेट प्रोसीड। और फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब हो गया कि जो भी हम लोग एक्सपेंसेस पे करते हैं उसको यहां से माइनस कर देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अभी देखो मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है फ्लोटेशन कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच आर इनकर्ड एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ न्यू सिक्योरिटीज लाइक ब्रोकरेज, कमीशन, अंडरराइटिंग एटसेट्रा. It is always applicable in case of new security. In case flotation cost is given in question, then in such case issue price must be taken after deducting flotation cost. और तो और बेटा, ये तो बड़ी बड़ी बातें हो गई। अभी एक बैंक से लोन लेने जाओ, पर्सनल लोन, 1 लाख का लोन लोगे तो अकाउंट में आएगा 82,000, ऐसे राउंड ऑफ करके बोल रहा हूं, समझो, समझ आया? 1 लाख नहीं मिलेगा, 95, सबके अलग अलग है। कहोगे 5,000 कहां गया, कहते हो तो प्रोसेसिंग फीस, सुना भी होगा तुम लोगों ने, समझ आए? प्रोसेसिंग फीस। और ब्याज किस पे लगाएंगे, पूरे 1 लाख पे। और बताओ, अब हमने तो लोन लिया, हमें मिला कितना, मान लो 95 मिला, तो हम तो भाई 95 यूज कर रहे हैं ना, तो हम कॉस्ट किस पे निकालेंगे, लॉजिकली 95 पे, समझ आए? एफएम में तो 95 में, अकाउंट्स में तो चलो पूरी फेस वैल्यू पे निकाल देते हो, समझ आए? तो ये एक पॉइंट हुआ। अब बताओ, पहले फ्लोटेशन कॉस्ट समझ में आई सबको? अब अगली चीज, टैक्स सेविंग। क्या चीज? टैक्स सेविंग। ये क्या चीज है जरा देखना, टैक्स सेविंग क्या है देखना। देखिए जरा बताओ, ये 2 कंपनी का पीएल है, खूब ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, ये एक ही कंपनी का पीएल है 2 ईयर का, ये ईयर 1 है, ये वाला बेटा ईयर 2 है। इन हालांकि है ये कंपनी का, लेकिन मैं ट्रेडिंग पीएल करके बताता हूं तो आपको समझ में ज्यादा आता है, ठीक है? तो देखो, तो ये किसी कंपनी का बेटा पीएल है। अब मान लो इनके पास ग्रॉस प्रॉफिट है 1 लाख का, ग्रॉस, दोनों साल इनका जो ग्रॉस प्रॉफिट हुआ, मान लो थोड़ी देर के लिए 1 लाख का है। इनके जो खर्चे थे, एक्सपेंसेस, मान लो वो 20,000 के थे बेटा। अब बताओ नेट प्रॉफिट कितना आएगा, 80,000 का। नेट प्रॉफिट 80,000 का आया, मुझे बताना ये कैसा होगा, बिफोर टैक्स कि आफ्टर टैक्स? बिफोर टैक्स। अब मान लो इन्होंने टैक्स दिया 50%, कितना बेटा, 50%, तो कितना बचा, 40 बचा। अच्छा, इनकम टैक्स में क्या पढ़ते हो, हाईएस्ट टैक्स रेट क्या है, 30%, और मैंने क्या लिखा, 50। एफएम में जब पढ़ोगे तो ऐसे ही मिलेगा, 50 से भी ऊपर मिलेगा। अब क्या है बेटा, इंडिया का जो कल्चर है, अगर हम लोग ईमानदारी से टैक्स पे करें तो 100 रुपए में से 52 रुपीज सरकार को जाता है, समझ आए? जीएसटी अलग दोगे, इनकम टैक्स अलग दोगे, कस्टम अलग दोगे, एक्साइज अलग दोगे, और पता नहीं कितने टैक्स में जानता भी नहीं होगा, समझ आए ना, जो अलग अलग लगते हैं। एक्साइज तुम लोग पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते?
नहीं बोल। अब एक्सरसाइज क्या है, कुछ बना के रख दिया तुरंत टैक्स लग जाएगा, बिके चाहे मत बिके। जिसको किसी को नहीं पकड़ पाते कहीं, उनको एक्सरसाइज में पकड़ लेंगे जाके। कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, उसके यहां रैंडमली रेड कराएंगे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले जाएंगे, आप कहेंगे ये तुम्हारी मशीन की कैपेसिटी तो ये है, और तुमने दिखाया मशीन की कैपेसिटी 1 लाख यूनिट की है, तुम दिखा रहे हो कि तुम 50,000 यूनिट बनाते हो, तो इसका मतलब तुम झूठ बता रहे हो। 1 लाख बनती होगी, चलो 1 लाख पे टैक्स जमा करो। वो बिके चाहे मत बिके, उससे मतलब नहीं है। आई बात समझ में? तो इसीलिए हम लोग जब एफए में पढ़ते हैं तो टैक्स रेट क्या लेके, अक्सर मिलेगा 50%। अच्छा, इसीलिए इतना हाईएस्ट रेट है तो लोग टैक्स की चोरी करते हैं। तो एक सजेशन ये भी लोग सरकार को देते हैं कि इसको थोड़ा अगर कम कर दे टैक्स, तो क्या होगा, हर आदमी ईमानदारी से पे करेगा तो ज्यादा कलेक्शन होगा। ऐसे सब चोरी करते हैं, समझ आए? चलो अब ये देखो, तो आधा इनके पास है, ये वाला केस समझ में है? अब दोबारा देखो, उस कंपनी के पास ग्रॉस प्रॉफिट 1 लाख का है, उनके खर्चे बेटा एज इट इज 20 लाख के हैं। अब इस बार क्या किया इन्होंने, लोन ले लिया। क्या ले लिया बेटा? 1 लाख का लोन ले लिया 15% पे। किस रेट पे? तो मुझे बताओ, जब 1 लाख का लोन लोगे 15% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो यू हैव टू पे इंटरेस्ट ऑफ ₹15,000, और वो इंटरेस्ट पीएल में डेबिट होगा। जब पीएल में डेबिट होगा तो 1 लाख में से 35,000 कट गया, कितना बचा? 65। अब बताओ नेट प्रॉफिट कितना है? 65। अब आप टैक्स अगर दोगे 50%, तो इसका आधा दोगे ना, कितना आता है? 37.5। कितना बचा? यही तो बचा। ठीक है, अब फोकस करो, यहां पे कंसेप्ट आ रहा है, ये बचा। अब ध्यान से मेरी बात सुनना बेटा, देखो अगर लोन नहीं लिया था तो पैसा 40 घर गया, लोन ले लिया तो 37.5 घर गया। लेकिन बेटा लोन लेने से हमने ये ₹2.5 का टैक्स बचा लिया, 2,500 का। बोलो, लोन लेके 2,500 का टैक्स बचा लिया, बचा कि नहीं बचा? क्या चीज? 32.5। ठीक है, 32.5। चलो 32, तब तो ये और हो गया ना 7.5। ठीक है, अब बताओ, लोन लेके 7,500 का टैक्स बचा लिया, छोटी सी फिगर पे। तो लोन जितना ज्यादा होगा इंटरेस्ट उतना ज्यादा होगा, इंटरेस्ट पीएल में डेबिट होगा, टैक्स बचेगा। बोलो, अब सोचना बेटा एफएम के नजरिए से देखो, लोन लेने से ये तो बात सही है कि, इतनी बात समझ आ रही है? अब प्लीज इसको ऑब्जर्व करना जो मैं बात कह रहा हूं। देखो, जब मैंने लोन लिया तो मुझे इंटरेस्ट देना पड़ा 15,000 का, देना पड़ा कि नहीं? लेकिन इसी इंटरेस्ट की वजह से 7,500 का टैक्स बचा, तो मेरे पे तो 7.5 का ही तो खर्चा आया। बोलो, जब लोन नहीं था तो टैक्स ज्यादा दिया था, लोन लेने पे टैक्स कम देना पड़ा। लोन लिया तो ये अलग बात है, इंटरेस्ट दोगे 15,000 का, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। लेकिन 15,000 का इंटरेस्ट देने के बाद 7.5 का टैक्स भी तो बचा ले रहे हो, तो नेट कितना खर्चा आया आपकी जेब पे? 7.5 का आया? जवाब दो। अब ये बताओ, अगर मैं निकालूं रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगा एफएम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एफएम कहता है 7.5 का ही तो खर्चा आया 1 लाख के लोन पे, तो इंटरेस्ट पड़ रहा है 7.5%। बोलो, लोन कितने का लिया था? 1 लाख का, और तो इंटरेस्ट कितना दिया? 15,000। लेकिन उस 15,000 की वजह से टैक्स की सेविंग कितनी हुई? 7,500 की। तो 15,000 दे के 7.5 बच गया, तो हमारे ऊपर तो बर्डन 7.5 का ही आया ना। तो 1 लाख का लोन लेके हम 7.5 का इंटरेस्ट दे रहे हैं इनडायरेक्टली, ये बात हुई ना। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया? ये चीज हमें पढ़नी है यहां इस चैप्टर में। अच्छा, अब बताओ बेटा, जो हमने लोन लिया 1 लाख का, उस पे इंटरेस्ट हमने कितना दिया? 15,000 का। लेकिन टैक्स की सेविंग कितनी कर ली? 7,500 की। तो हम पे बर्डन कितने का आया? 7,500 का। तो ये 7,500 1 लाख का 7.5% ही तो है। तो हम इसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ डेट, 7.5 को, ना कि 15%। सीधे सीधे आधा हो गया। जवाब दो। अब यही सब चीजें मुझे आपको बतानी है। अच्छा, अब देखो, इसको हम शॉर्टकट में ऐसे निकालते हैं। बताओ, इंटरेस्ट रेट क्या था लोन पे? बोलो, मेरे इस एग्जांपल में इंटरेस्ट रेट क्या था? 15%। इंटरेस्ट रेट क्या था? 15%। और टैक्स रेट क्या था? ये देखो, इंटरेस्ट रेट को 1 माइनस टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइनस टैक्स रेट से, आ गया सीधे 7.5%। आ गया ना?
तो ऐसे कुछ कंसेप्ट्स पढ़ने हैं। एफएम में हमारा कॉस्ट को देखने का नजरिया थोड़ा अलग होता है। समझ में आई बात? चलो देखो क्या लिखा है। तो मैंने यहां लिखा पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट हेल्प्स द कंपनी, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट हेल्प्स द कंपनी इन टैक्स सेविंग, in tax saving, net cost to the company can be calculated as interest amount into 1 minus tax rate. 1 माइनस टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर दोगे किसको? इंटरेस्ट रेट को, तो आ जाएगी नेट कॉस्ट। बताइए यहां तक बात समझ में आई? अच्छा अब आगे चलो फटाफट इतना रिवाइज करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। बोलो कंपनी को पैसे चाहिए होते हैं, नई पुरानी दोनों को। नई कंपनी को पैसे चाहिए अपना बिजनेस शुरू करने के लिए, पुरानी कंपनी को पैसे चाहिए अपना बिजनेस मॉडर्नाइज करने के लिए। पैसे कहां कहां से आएंगे? नंबर 1 डेट से, नंबर 2 डेट पे क्या देना पड़ेगा? इक्विटी पे क्या देना पड़ेगा? तो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड आर नोन एज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ इक्विटी को किससे लिखोगे? केई। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर केपी। कॉस्ट ऑफ डेट केडी लिखोगे। अच्छा अब ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से निकालते हो? इन्वेस्टर और कंपनी दोनों के पॉइंट ऑफ, लेकिन दोनों का देखने का नजरिया अलग अलग होता है। ठीक है। अच्छा आगे बेटा नेक्स्ट, सिक्योरिटी कैसे कैसे इशू कर सकते हो? पार पे, प्रीमियम पे और डिस्काउंट पे। रिडीम कैसे कैसे करोगे? पार पे, प्रीमियम पे और डिस्काउंट पे। अगली बात आई फ्लोटेशन कॉस्ट। क्या होती है? जब हम कोई सिक्योरिटी कंपनी इशू करती है तो जितने की सिक्योरिटी इशू करती है उतना पैसा कंपनी को नहीं मिलता, उससे कम ही मिलता है। ठीक है, उससे कम ही मिलता है। तो जो पैसे कंपनी को मिले उसको बोलते हैं नेट प्रोसीड, और जो कट गए उसको बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट का एग्जांपल क्या है? इश्यू एक्सपेंसेस, अंडर राइटिंग कमीशन एंड सो ऑन। बोलो बात समझ आई? अब आप पूरी तरीके से तैयार हो कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के लिए। तो अब हम पहली चीज शुरू कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ डेट। हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डेट? बोलो डेट कितने टाइप का हुआ? कौन कौन सा? रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल। तो पहले बेटा हम लोग पढ़ेंगे इररिडीमेबल। हेडिंग बनाइए। चलो अब आगे लिखिए, कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल डिबेंचर लिखिए इसमें। लिखिए बेटा, के डी से इसको हम लोग लिखते हैं, के डी से इसको लिखते हैं हम लोग। देखिए सिंस B0 equals to interest upon KD, so interest equals so KD equals to interest upon B0। आगे लिखिए, ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड में लिखिए, इफ टैक्स रेट इज गिवन देन इंटरेस्ट शुड बी टेकन आफ्टर टैक्स। लिखिए इंटरेस्ट अमाउंट
into 1 minus tax rate. नहीं बीटा नहीं है, बी। ठीक है, आगे लिखना है थर्ड पॉइंट। इन केस ऑफ न्यू इश्यू in case of new issue ये हो जाएगी फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम और डिस्काउंट प्लस प्रीमियम, फिर लिखो माइनस डिस्काउंट माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। आगे लिखिए, it is also known as net proceed means amount of company is getting on issue of न्यू डिवेंचर। ठीक है, अब चलो ये देखो बेटा, अब पहली चीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, पहली चीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल डिवेंचर। तो कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल डिवेंचर कैसे आएगा? देखो मेरी तरफ, सारी चीजें ऑलरेडी आपको करा रखी हैं। कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल डिवेंचर, ये बताओ, हम लोगों ने अभी पिछला चैप्टर किया है ये वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी किया था। अब ये देखो, वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी में हमने पढ़ा था वैल्यूएशन ऑफ डिवेंचर हैविंग कांस्टेंट इंटरेस्ट एंड परपेचुअल लाइफ। तो मैंने क्या कहा था, इंटरेस्ट को ऐसे निकालते हो, B0 बराबर जीपी बन के आती थी, जीपी बन के आती थी। तो इसका फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा था क्या, फेस वैल्यू डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा था, ये लिखा था। इसीलिए बेटा ये चैप्टर मैं पहले आपको पढ़ा देता हूं। अब देखो इससे कितनी ज्यादा हेल्प होगी, समझ में भी बहुत बढ़िया से आएगा। या और डेप्थ में जाना है तो इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर किया था टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाला। टाइम वैल्यू ऑफ मनी में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था प्रेजेंट वैल्यू अगर हम लोग को निकालनी है परपेचुअल कैश फ्लो की, तो ये ऐसे निकलेगा क्या, एनुअल कैश फ्लो को किससे डिवाइड कर दो, डिस्काउंट रेट से डिवाइड कर दो। तो यहां भी वही चीज लिखा है क्या, ये देखो, ये जो प्राइस होता है ये क्या होता है, ये प्रेजेंट वैल्यू ही तो होती है। तो ये किसके बराबर होगी, ये बराबर होगी इंटरेस्ट अपॉन कॉस्ट ऑफ डेट के। किसके बराबर होगी बेटा, इंटरेस्ट अपॉन कॉस्ट ऑफ डेट के बराबर होगी। इंटरेस्ट अपॉन कॉस्ट ऑफ डेट का मतलब क्या हुआ, इंटरेस्ट ही तो हो गया कैश फ्लो। अगर आप लोन से पैसे लोगे तो आप क्या पे करोगे, इंटरेस्ट पे करोगे, तो कैश फ्लो क्या हुआ, वही तो हुआ। और डिस्काउंट रेट की जगह क्या लिखा जाएगा, इंटरेस्ट रेट, डिस्काउंट रेट की जगह इंटरेस्ट रेट। तो यहीं से बेटा अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें
तो ये ऐसे नहीं आएगा B0 इंटू के डी बराबर इंटरेस्ट। तो अगर मुझे के डी चाहिए तो ये बराबर होगा इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई B0, होगा ना। तो यही फॉर्मूला है इंटरेस्ट अपॉन B0, ये बराबर है के डी के। इसीलिए मैंने 2 चैप्टर आपको एक्स्ट्रा कराया, जिससे अब देखो कितना बढ़िया समझ में आ रहा है। देखो तो के डी बराबर हो गया इंटरेस्ट अपॉन B0। इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट हमेशा डिवेंचर के किस पे दिया जाता है? फेस वैल्यू पे। किस पे दिया जाता है? फेस वैल्यू पे दिया जाता है, ठीक है। और ये लिखा B0। तो जब भी आपको इंटरेस्ट की कॉस्ट निकालनी होगी तो कैसे निकालोगे? डेट की इंटरेस्ट अपॉन B0। कैसे निकालोगे? इंटरेस्ट अपॉन। और ये देखो अगर हमें क्वेश्चन में टैक्स रेट दिया है, क्या दिया है बेटा? टैक्स रेट। तो इंटरेस्ट लेंगे नेट ऑफ टैक्स। इंटरेस्ट क्या लोगे? नेट ऑफ टैक्स। इसका क्या मतलब हुआ? मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। जब इस कंपनी के पास लोन नहीं था तो ये टैक्स ज्यादा दे रही थी। जब इस कंपनी के पास लोन है तो टैक्स कम दे रही है। अब 2 मिनट के लिए सोचो सब बच्चे, 2 मिनट के लिए सोचो, टैक्स ही नहीं लग रहा है, टैक्स ही नहीं लग रहा है, तो इन सब बातों का कोई मतलब रह जाता है? सारा खेल किसका है? टैक्स का है। भाई सरकार तमाम सारी कंपनीज को टैक्स फ्री कर देती है, बोलो। या कुछ चीजें जैसे आप पीजीबीपी वाले चैप्टर में पढ़ते हो, कैपिटल गेन वाले चैप्टर में पढ़ते हो कि इंडिया जिस चीज में पीछे है उसी को देख के तो पॉलिसी बनाते हैं ना ये लोग। जैसे उसमें पढ़ते हो ना, प्रोडक्शन करने वालों को एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन मिल जाता है, एडिशनल डेप्रिसिएशन का डिस्काउंट होता है ना। तो क्या होता है? सब बच्चे देखो मेरी तरफ। तो क्या होता है बेटा? सरकार अगर टैक्स नहीं ले रही है तब कोई मतलब थोड़ी ना हुआ, तब तो ये 15 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ा ना हम लोग को। जवाब दो। अगर टैक्स दिया तो 15,000 में से 7.5 बच गया था, 7.5 ही लगा था। टैक्स नहीं दिया तब तो पूरा 15,000 लगा ना। तो अब इसको अपने क्वेश्चन से रिलेट करो। क्या अगर हमारे क्वेश्चन में टैक्स रेट दिया है तो हम मान लेंगे कंपनी पे टैक्स लगता है, तो क्या होगा? तब लगेगा इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट। क्या लगेगा बेटा फॉर्मूला इंटरेस्ट निकालने का? इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट। ये बताया था ना, इसको बोलते हैं पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट। क्या बोलते हो? पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। आगे इसको बोलते हैं पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट। और अगर मान लो क्वेश्चन में टैक्स रेट दिया ही नहीं है तो हम मान लेंगे कंपनी पे टैक्स नहीं लगता होगा। जब टैक्स नहीं लगता होगा तो क्या लेंगे? प्री टैक्स। क्या लोगे? जब टैक्स ही नहीं लगता तो कहेगा प्री, कहेगा पोस्ट। समझ आया? बोलो सब लोग। तो अब बताओ फॉर्मूला क्या हुआ? फॉर्मूला हुआ कॉस्ट ऑफ डेट का इंटरेस्ट अपॉन B0। क्या फॉर्मूला हुआ? इंटरेस्ट अपॉन। और अगर क्वेश्चन में टैक्स रेट दिया होगा तो इंटरेस्ट आप क्या लोगे? इंटरेस्ट लोगे इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट। बोलो बात समझ आई? और B0 क्या है? नेट प्रोसीड। B0 क्या है? B0 क्या है? नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड क्या होगा? जितने की फेस वैल्यू है, मान लो 100 की चीज, B0 है फेस वैल्यू। अब स्क्रीन पे देखो, मान लो 100 की चीज आप 10 रुपए बढ़ा के दे रहे हो तो 110 मिला ना आपको, बोलिए। और उसमें से मान लो 3 रुपए की फ्लोटेशन कॉस्ट लग गई तो 107 रुपए मिले ना आपको। या ऐसे भी हो सकता है बढ़ा के नहीं, 100 की चीज पे 10 का डिस्काउंट दे रखा है, तो जो मिला कंपनी को वो लिखा जाएगा। बताओ व्हाट इज नेट प्रोसीड? जो नेट कंपनी के पॉकेट में आया उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नेट प्रोसीड। दैट इज नोन एज B0। कहानी समझ में आई? चलो अब एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग। लिखो, ए लिमिटेड इशूड 30,000 15% डिवेंचर at ₹100 each. Cost of issue was 30,000. Determine cost of debenture if they were issued at par, at premium,
एट डिस्काउंट। ये हमारा क्वेश्चन है। एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। यार बेटा चलो फटाफट क्वेश्चन देखो स्क्रीन पे, मुझे बताओ इसकी लाइफ कितनी है जल्दी से। लाइफ कितनी है? हाँ नहीं दिया है तो इसका मतलब इररिडीमेबल है। इसका मतलब तो इनडायरेक्टली मैंने क्या बताया, जब क्वेश्चन में लाइफ दी होगी तो कैसा होगा, रिडीमेबल। नहीं दी होगी तो, अब पढ़ भी कौन सा रहे हो, इररिडीमेबल, वही तो पढ़ रहे हो। तो चलो अब बताओ मुझे, इसका मैंने किया सोल्यूशन, इसका मैंने किया सोल्यूशन। अब यहां लिखिए, सिंस लाइफ इज मिसिंग, लाइफ ऑफ डिबेंचर इज मिसिंग, so it is perpetual, KD और कॉस्ट ऑफ डेट ये हो जाएगा इंटरेस्ट रेट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट अपॉन नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड का मतलब B0। अब मुझे बताओ इसमें टैक्स रेट क्वेश्चन में दिया है कि नहीं दिया है? टैक्स रेट क्वेश्चन में दिया है? नहीं है ना, नहीं है। ठीक, अब बताओ अगर टैक्स रेट नहीं दिया है तो फिर बेटा क्या करना होगा, तो हम कैसा लेंगे, प्री टैक्स। ठीक है, तो अब यही लिखो, सिंस टैक्स रेट इज नॉट गिवन, तो इसका आंसर होगा, तो के डी बराबर होगा इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई B0, या इसी को बोलते हैं नेट प्रोसीड। अब जल्दी से बताओ, डिबेंचर पे इंटरेस्ट किस चीज पे लगता है, फेस वैल्यू पे, समझ आया? तो अब फेस वैल्यू पे लगाएंगे, तो आइए अब निकाल दिया मैंने के डी, जरा सा बच्चे स्क्रीन पे देखना, के डी। बताओ डिबेंचर कितने इशू किए हैं बेटा, 30,000 रुपए के। ये लिखा है ना, ए लिमिटेड इशूड 30,000 15% डिबेंचर ऑफ ₹100। 30,000 डिबेंचर हैं, 100 रुपए का एक। तो अगर फेस वैल्यू निकालें तो हो जाएगा 30,000 इंटू 100, यही होगा। और इस पे इंटरेस्ट कितना लगाओगे, क्या रेट है, 15%। तो इसका 15% ये हो गया इंटरेस्ट, और डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स। नेट प्रोसीड का मतलब कंपनी को जो मिला। और ये देखो क्या लिखा है, कॉस्ट ऑफ इशू वाज 30,000। बेटा अब ये बताओ, जब इन्होंने डिवेंचर इशू किया तो 30,000 डिवेंचर 100 रुपए में इशू किया, तो 30 लाख तो इनको मिला, 30 लाख ही मिलेगा ना। लेकिन उसमें से 30,000 कट गए ना इनके, जवाब दो। निकालो जरा कितना आता है बेटा, नीचे तो आ गया 29,70,000। न्यूमरेटर में कितना आया, 4,50,000। तो ये आया 15.515। दिस इज योर केडी।
बेटा? हाँ, और क्या इशू, वही तो होता है ना। इशू कॉस्ट का मतलब क्या हुआ? डिवेंचर, उसका अंडर राइटर का कमीशन, एडवर्टीजमेंट, वही तो हो गया ना कॉस्ट ऑफ इशू। वो सब जोड़ जाड़ के इकट्ठा दिया है। कभी कभी अलग देगा, कभी कभी ऐसे दे देगा। बोलो, समझ में आया सबको? अच्छा, अब आओ दूसरा निकाल लें। ये निकला, ये तो पहला वाला था ना, इशूड एट पार। अभी किस पे निकाले हो? ये पहला निकाला, इशूड एट पार। दूसरा कौन सा है? इशूड एट डिस्काउंट, प्रीमियम है। अब बताओ, अब कैसे निकालोगे? प्रीमियम पे इशू किया तो फॉर्मूला तो वही रहेगा ना, के डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट और डिवाइडेड बाई नेट प्रोसीड्स। तो इंटरेस्ट वही जो हम लोगों ने निकाला था, 4,50,000। सीधे सीधे लिख दो बेटा। नेट प्रोसीड्स पे आ जाओ। नेट प्रोसीड बताओ। 30,000 डिवेंचर आपने इशू किए हैं, आपकी कितने पे इशू करोगे? 110 पे ना, यहां लिखा है ना 10% के प्रीमियम पे, तो 100 की चीज कितने पे दोगे? 110 पे और 110 पे। और लेकिन तब भी फ्लोटेशन वाली कॉस्ट तो आनी ही आनी है। तो अब ये आ गया 4,50,000 डिवाइडेड बाई 32 लाख। देखो कितना आया? 13.76। चलो अब तीसरा बेटा, इशूड एट डिस्काउंट। फॉर्मूला वही होगा, के डी बराबर इंटरेस्ट 1 - टैक्स रेट, सॉरी इंटरेस्ट अपॉन क्या लिखते हैं, नेट प्रोसीड्स। तो इंटरेस्ट वही रहेगा 4,50,000 का, और डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स। तो नेट प्रोसीड हो जाएगा 30,000 डिवेंचर हैं, 100 रुपए का एक, और डिस्काउंट पे दिया है कितने का? 90। तो मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूं, 100 - 10, और -30,000 तो आना ही आना है। 4,50,000 डिवाइडेड बाई 26,70,000। तो ये कितना है? 16.85%।
ठीक है। अच्छा मुझे अब एक बात बताओ, इधर देखो सब बच्चे, पार पे कॉस्ट कितनी आई, प्रीमियम पे कितनी आई, और डिस्काउंट पे कितनी आई? सबसे ज्यादा किस में आई? डिस्काउंट पे। क्यों? डबल खर्चा हो रहा है, 30,000 इश्यू एक्सपेंस और डिस्काउंट अलग से दे रहे हो। सबसे कम किस पे आया? प्रीमियम पे। सबसे कम किस पे आया? क्यों? ज्यादा पैसे ले रहे हैं और खर्चा वही 30,000 का है। समझ आए? तो ये था कॉस्ट ऑफ डेट। किस केस में बेटा? रिडीमेबल की इररिडीमेबल? चलो अगला लिखो। कंसेप्ट नंबर 7, कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर, केडी। कैसे पहचानोगे कोई डिबेंचर रिडीमेबल है कि नहीं? दो चीजें, एक लाइफ और एक रिडीमेबल वैल्यू। समझ आया ना? रिडीमेबल वैल्यू मालूम नहीं भी है तो मान लेंगे रिडीमेबल एट पार, पार वैल्यू से ही काम चल जाएगा। लाइफ देने पे एकदम निश्चित हो जाता है कि कैसा है, रिडीमेबल है। ठीक है, चलो पहले फॉर्मूला लिखते हैं बेटा, फिर क्वेश्चन करेंगे। लिखना जरा, लिखिए, देयर आर टू ऑल्टरनेटिव टू कैलकुलेट KD in case of redeemable debenture। लिखो ऑल्टरनेटिव 1, इसका नाम है अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला। बेटा इस फॉर्मूले का नाम क्या है बताना जरा, क्या नाम है? बोलो सब लोग। तो इसका नाम ही बता रहा है, इससे आंसर एग्जैक्ट नहीं आएगा, अप्रोक्स आएगा। तो लिखेंगे KD बराबर इंटरेस्ट प्लस मैच्योरिटी वैल्यू माइनस B0 डिवाइडेड बाई N डिवाइडेड बाई मैच्योरिटी वैल्यू प्लस B0 डिवाइडेड बाई 2। और चलो पहले ये बताता हूं, बताओ पहला क्या है बेटा? पहला ऑल्टरनेटिव क्या है? अप्रोक्सीमेशन मेथड। ठीक है, और इधर देखो दूसरा है IRR। दूसरा कौन सा है? अब इसीलिए वो चैप्टर्स पहले पर। अब IRR अच्छी तरीके से जानते हो सब लोग, दो दो तीन तीन तरीके से निकाल चुके हैं IRR। कौन सा ज्यादा बढ़िया है? IRR मेथड। अरे इसका नाम ही अप्रोक्स हो गया ना, तो दूसरा एग्जैक्ट होगा। अब क्या होता था सुनो, अभी 2-3 साल से पहले तक जो तुम लोग के स्टडी मैट आते थे उसमें खाली यही वाला मेथड ही दिया होता था, IRR होता ही नहीं था। अब जाके इन्होंने धीरे धीरे अपडेट किया है, तो अब ज्यादातर जो क्वेश्चंस हैं, चाहे सजेस्टेड आंसर उठा के देख लो, चाहे अपना मैट उठा के देख लो, ज्यादातर क्वेश्चन लगते हैं IRR पे। अब IRR में क्या क्या होता था? लोअर रेट, हायर रेट, एनपीवी एट लोअर रेट, एनपीवी एट करते थे ना। इसीलिए पहले ही आपको एनपीवी सिखा दिया, IRR सिखा दिया, प्रेजेंट वैल्यू निकालना सिखा दिया, तो अब वो बढ़िया से लगा। पहले ये समझते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। बोलो यहां तक समझ आई बात? अच्छा अब ये है क्या बेटा? एक एग्जांपल लिखना जरा, पहले सॉल्व कराता हूं
और फिर इसके बाद इसका लॉजिक आपको बताता हूं। लिखो एग्जांपल, लाइफ ऑफ डिवेंचर 10 ईयर, कूपन रेट 10%, B0 और पार वैल्यू 900। उसके बाद दे रखा है फेस वैल्यू 1000 की, लिखा है डिबेंचर रिडीमेबल एट पार, फाइंड केडी। फाइंड केडी। चलो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कर रहे हैं अप्रोक्सीमेशन मेथड से। पहले फॉर्मूला लिखेंगे, केडी बराबर इंटरेस्ट प्लस मैच्योरिटी वैल्यू माइनस B0 डिवाइडेड बाई n डिवाइडेड बाई B0 प्लस मैच्योरिटी वैल्यू डिवाइडेड बाई 2। चलो अब जरा एग्जांपल देखो, बताओ इसकी पार वैल्यू कितनी है बेटा? ये है। फेस वैल्यू कितनी है? 1000, और बाजार में आज कितने का चल रहा है? ठीक है, 900 का चल रहा है। ये फालतू मैंने यहां पार वैल्यू लिखा है, ये B0 हो गया ना, मतलब आज बाजार में कितने का चल रहा है? 900 का, और फेस वैल्यू कितनी है? 1000। अब बताओ इंटरेस्ट हमेशा किस पे लगेगा? तो 1000 रुपए का 10% कितना हुआ? 100 रुपए। तो जहां इंटरेस्ट लिखना है वहां 100 लिखा, प्लस आगे देखिएगा, आगे एग्जाम्पल बताओ जरा, ये डिबेंचर किस पे रिडीम होगा? पार पे? बोलो बेटा। अब यही देख लो, इंटरेस्ट निकाल लिया हम लोगों ने कि नहीं? एक मिनट सब लोग देख लेना फिर आगे बढ़े। अब ये देखो, मैच्योरिटी वैल्यू, यही फेस वैल्यू तो हो जाएगी, और B0 आज बाजार में इसका प्राइस क्या चल रहा है? 900। N का मतलब लाइफ, लाइफ ऊपर दी है 10 साल, सारी वैल्यू रख दो। तो ये हो गया 1000 माइनस 900 डिवाइडेड बाई 10, और 900 प्लस 1000 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ गया 100 प्लस 10, 100 बाई 10 आएगा तो 10 ही आएगा वो। 1900 का आधा 950, तो 110 डिवाइडेड बाई 950, तो 11.58%। %11.58%। ठीक है, अब आज यहीं तक करेंगे बेटा, नेक्स्ट क्लास में बाकी हम लोग IRR वाली टेक्निक करेंगे।